काबिल-ए-सद एहतराम जस्टिस जनाब बदरुद्दीन अहमद साहब जो कि आज इस लेक्चर को प्रिसाइड कर रहे हैं, जनाब सुधन्वा देशपांडे साहब जो हमारे आज के मुकर्रिर हैं, प्रोफेसर सदीकुर रहमान किदवई साहब सेक्रेटरी गालिब इंस्टीट्यूट, डॉक्टर रखशिंदा जलील साहिबा चेयरपर्सन हम सब ड्रामा ग्रुप और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। इससे पहले कि बाकायदा आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए, हम लोगों ने थोड़ी सी एक रस्म बदली है। अब हम अपने मेहमानों का इस्तकबाल गुलदस्ते के बजाय किताबों से करते हैं। तो मैं प्रोफेसर सदीकुर रहमान किदवई साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो हमारे आज के मेहमान मुकर्रिर स्पीकर सुधन्वा देशपांडे साहब की खिदमत में गालिब इंस्टीट्यूट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट किताब है गालिब एंड हिज टाइम, वो आपको पेश करें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, गालिब इंस्टीट्यूट की ये जो सकाफ़ती तंजीम है हम सब ड्रामा ग्रुप, इसकी तरफ से मुनक़िद होने वाले बेगम आबदा अहमद मेमोरियल लेक्चर में मैं इस इदारे की तरफ से और इस तंजीम की तरफ से आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का ये जो लेक्चर है उसका मौजू है ज़ुल्मतों के दौर में थिएटर इन डार्क टाइम्स। जैसा कि आप ने देखा कि नहायत ही दिलचस्प मौजू ये लग रहा है, और इस लेक्चर को देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मारूफ राइटर, डायरेक्टर, थिएटर आर्टिस्ट जनाब सुधन्वा देशपांडे साहब। मैं सुधन्वा देशपांडे साहब का भी इस मौके पर इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त आज के इस लेक्चर के लिए हमें इनायत किया। हज़रात, हमें ये बेइंतहा खुशी हो रही है कि आज के इस लेक्चर के सदारती फरीज़े को अंजाम दे रहे हैं गालिब इंस्टीट्यूट के चेयरमैन और जम्मू कश्मीर के साबिक़ चीफ जस्टिस जनाब बदरुद्दीन अहमद साहब। हम आपका भी सर इस्तकबाल करते हैं। इस मौके पर हम सब ड्रामा ग्रुप की चेयरपर्सन डॉक्टर रखशिंदा जलील साहिबा भी मौजूद हैं, आपका भी हम इस्तकबाल करते हैं। हम आपकी भी गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद होंगे। प्रोफेसर सदीकुर रहमान किदवई साहब सेक्रेटरी गालिब इंस्टीट्यूट जो डायस पे बैठे, सर हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। उसके अलावा हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि मोहतरमा समीना शाहीन खान साहिबा जो ख़ास तौर से अमेरिका से इस मौके पर आई हैं, जो बेगम आबदा अहमद साहिबा की साहबजादी हैं, हम दिल की गहराइयों से आज के इस जलसे में आपका इस्तकबाल करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमने आपकी ये जो आने की टाइमिंग थी उसी हिसाब से इस लेक्चर को ऑर्गेनाइज़ किया था। हम आपका खैर मक़दम करते हैं। हज़रात, 1974 में बस 2-3 मिनट में आपका लूँगा। हम सब ड्रामा ग्रुप की बुनियाद बेगम आबदा अहमद साहिबा ने रखी थी, जो उस वक्त मुल्क की पहली खातून अव्वल थीं। दोस्तों, मैं इस बात को बराबर कहता रहता हूँ और इस वक्त भी कहना मुनासिब समझता हूँ कि जिस वक्त बेगम आबदा अहमद साहिबा ने हम सब ड्रामा ग्रुप की बुनियाद रखी थी, उस वक्त हमारी सकाफ़ती सरगर्मियों का यानी कल्चरल एक्टिविटीज़ का जो दायरा था वो बहुत महदूद था दिल्ली में। ये 70s की बात हो रही है। दिल्ली में आर्ट और थिएटर की महफिलें सजती थी, लेकिन बहुत कम सजती थी। ऐसे वक्त में बेगम आबदा अहमद साहिबा ने इस बात को महसूस किया कि अगर हमने अपनी सकाफ़ती विरासत को फरामोश कर दिया तो हमारी शनाख्त ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा उन्होंने इन्हीं तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम सब ड्रामा ग्रुप की बुनियाद रखी। और हज़रात, मैं बड़े वसूख के साथ ये कह सकता हूँ कि वो पौधा जो उन्होंने 1974 में लगाया था, आज एक तनावर
दरख्त की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है, और इसकी एक्टिविटीज से आप सभी लोग वाकिफ हैं। और ये दरख्त हमारी गंगा जमनी तहजीब और हमारी रिवायात और हमारी सकाफती सरगर्मियों के इस्तेहकाम में बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है मौजूदा दौर में। यही वजह है कि हमने आज के इस लेक्चर को बेगम आबदा अहमद साहिबा के नाम मंसूब किया। ये तीसरा लेक्चर है। मैं बेगम साहिबा के बारे में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जब भी दिल्ली की या मुल्क की सकाफती तारीख लिखी जाएगी तो आपके कंट्रीब्यूशन को, आपकी खिदमात को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता, बल्कि सुनहरे हुरूफ के साथ लिखा जाएगा। हजरात, इस लेक्चर के वक़ार में मज़ीद इजाफा हो गया कि जब सुधन्वा देशपांडे साहब ने हमारी दरख्वास्त को कबूल किया। आज यहाँ मौजूद हैं। सुधन्वा देशपांडे आर्ट, थिएटर और फ़नून लतीफ़ा का जो मैदान है, जो फील्ड है, उसमें किसी भी तरह से तारुफ के मोहताज नहीं है। आप जानते हैं उनका तारुफ मुझ जैसे कम इल्म के लिए बहुत ही मुश्किल है। एक थिएटर आर्टिस्ट की हैसियत से आपने तकरीबन 100 से ज़्यादा ड्रामों में 4000 मरतबा अपने फन का मुजाहरा किया। ड्रामा क्रिटिक की हैसियत से आपके बेशुमार आर्टिकल्स लीडिंग जर्नल्स, न्यूज़पेपर में पब्लिश होते रहते हैं, जिसको हम देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन और जामिया मिलिया इस्लामिया का जो मास कॉम डिपार्टमेंट है, उसमें भी आप दर्स व तदरीस को, फरीज़े को अंजाम देते हैं, क्लासेस लेते हैं। वहाँ पे आपने कई किताबें भी तहरीर की हैं, लेकिन एक किताब का मैं यहाँ पर जिक्र ज़रूरी समझता हूँ, और वो किताब है जो सफदर हाशमी की ज़िंदगी पर बेस्ड है, मबनी है, और उस किताब का नाम है हल्ला बोल। और बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। आप जब उसे पढ़ेंगे तो उसमें आर्ट, थिएटर और सफदर हाशमी की जो पूरी खिदमात है उसका बहुत अच्छे से जिक्र किया उन्होंने। हज़रत सुधन्वा देशपांडे के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर रखशिंदा जलील साहिबा से, जो हम सब ड्रामा ग्रुप की चेयरपर्सन है, कि वो आएँ और बाकायदा मेहमानों का इस्तकबाल करें, सुधन्वा साहब का भी, और उनके बारे में मज़ीद कुछ आप अपने ख्यालात का इजहार करें। ख़वातीन हज़रात आदाब, आप सबको यहाँ देख के बहुत खुशी हो रही है। ये जैसा कि रज़ा साहब ने बताया, तीसरा बेगम आबदा मेमोरियल लेक्चर है, और इसको हमने लोकेट किया है हम सब थिएटर ग्रुप जो बेगम साहिबा ने सेटअप किया था। और कोशिश यही है कि इस लेक्चर के ज़रिए और साल में जो और हमारी सरगर्मियाँ रहती हैं उसके ज़रिए दोबारा से उस मुकाम पे जाया जा सके जहाँ बेगम साहिबा हम सब थिएटर ग्रुप को छोड़ के गई थी, और हम सब थिएटर ग्रुप की जो एक जगह बना के गई थी दिल्ली के कल्चरल ज़िंदगी में। सुधन्वा साहब, इस मौके पे आपसे भी ये गुजारिश रहेगी कि अगर कभी कोई ऐसा प्ले हो जिसके लिए आप चाहें कोई लोकेशन या साइट, तो हमारी फैसिलिटीज़ हाजिर हैं। एक चीज़ और हमने हाल में शुरू की है, वो एक स्ट्रीट थिएटर कंपटीशन है। दानिश इकबाल साहब मुझे इस वक्त नज़र नहीं आ रहे हैं, थोड़ी देर पहले जी आप नज़र आ गए। तो आपकी मदद से हमने पिछले दफ़ा से एक कंपटीशन किया था जहाँ कॉलेजेस ने अपनी टीम्स भेजी थी। उसके लिए वो भी हम चाह रहे हैं कि वो एक सालाना फीचर हो हमारी थिएटर की एक्टिविटीज़ का। तो आपसे गुजारिश होगी कि आप अगर कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहें या जिस भी तरह से हमारी मदद कर सकें अपने ग्रुप्स के ज़रिए, और जो आपकी आउटरीच है दिल्ली की थिएटर की ज़िंदगी में, तो आपसे ये गुजारिश रहेगी। सुधन्वा साहब के इस बारे में क्या कहा जा सकता है? बर्टोल्ट ब्रेख्त की एक चीज़ इस वक्त जहन में आती है, विल देयर बी सॉन्ग्स इन द डार्क टाइम्स? Yes, there will be songs in the dark times about the dark times। और मेरे ख़्याल से जो बुरा वक्त होता है वो अदब के लिए, थिएटर के लिए, मुख्तलिफ़ तरह की कल्चर के लिए एक लिहाज से अच्छा वक्त होता है, क्योंकि वो ग़िज़ा देता है, वो मवाद देता है, वो इंग्रेडिएंट्स देता है जिससे थिएटर पनपता है, कल्चर पनपता है, ग़िज़ा मिलती है अदब को, साहित्य को। अच्छे वक्तों में भी साहित्य एक आईना दिखाता है जिसमें समाज की अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, झोल नज़र आते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से बुरे वक्त की
एक अपनी ही खूबसूरती है कि वो ग़िज़ा देती है एक लिहाज से कल्चरल फॉर्म्स को पनप में। और मेरे ख्याल में इस बारे में बात करने के लिए सुधनवा से बेहतर कोई नहीं हो सकता है। मैं आपका वक्त नहीं लूँगी और आपसे गुजारिश करूँगी कि आप तशरीफ़ लाएँ। मैं हम सब ड्रामा ग्रुप की चेयरपर्सन डॉक्टर रक्षंदा जलील साहिबा का और गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर रज़ा हैदर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे आज का ये लेक्चर देने के लिए न्योता दिया है। ये मेरे लिए वाकई फ़ख्र और इज़्ज़त की बात है। दरअसल सबसे पहला सवाल तो ये था जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप आए, क्योंकि मेरा उर्दू से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए आज के लेक्चर में जो उर्दू के टांग खींची जाएगी, जो उसके साथ जो तोड़ मरोड़ होगी, उसको आप लोग सब दोस्त बैठे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा सख्त नहीं होंगे मेरे ऊपर। और वैसे भी मेरी जो मादरे ज़बान है वो तो मराठी है। बचपन में घर पे मैंने मराठी बोली है और हिंदी में मेरी पढ़ाई हुई है, तो उर्दू तो थोड़े बहुत जो लफ्ज़ मैं बोल लेता हूँ वो बाद में चल कर के, काफ़ी बाद में, 20 साल की उम्र के बाद में, जब नाटक को जब सीरियसली करना शुरू किया, उस समय पर थोड़े बहुत उर्दू के शब्द मैंने सीखे हैं, तो वही थोड़े आपके ऊपर आज झाड़ने की कोशिश करूँगा, तो आप लोग जो है मुझे माफ़ करें। शायद इस कमरे में मौजूद लोगों में कोई ऐसा हो जो इस बात से इत्तेफाक न रखता हो कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वो जुल्मतों का दौर है। वी आर लिविंग इन डार्क टाइम्स। जिस दौर में एक पूरे सूबे को 3 हिस्सों में बांटकर उसे दुनिया के सबसे बड़े कैदखाने में तब्दील कर दिया जाए, जब मुल्क का सुप्रीम कोर्ट ही लैंड ग्रैबिंग, गुंडागर्दी और दबंगई को सजा देने के बजाय मुजरिमों के हक में फैसला सुनाए, जब माइनॉरिटीज़, दलितों और औरतों पर होने वाले रोज़ाना तशद्दुद पर बेचैन होने के बजाय लोग इंटरनेट पर या सड़कों पर आकर उसका जश्न मनाने लगें, जब कौमी आज़ादी की तहरीक के हमारे सबसे बड़े रहनुमा का कत्ल करने वाले को हीरो बताया जाए, जब देश के सबसे दानिशमंद और हसास इदारों में पढ़ने वाले तालिब इल्म को कौम का गद्दार बताया जाए, जब रोज़ाना टीवी पर खबरें सुनना शैतान का शंखनाद सुनने जैसा लगने लगे। और मुझे लगता है कि ये फहरिस्त हमें यहीं रोक देनी चाहिए, वरना सारी शाम हम यही करते रहेंगे, क्योंकि हर रोज़ जब अखबार खोल के देखते हैं या शाम को टीवी खोलते हैं तो कोई नया हमला हम पे जो है हुआ होता है। और जब इस सब पे चिंता जाहिर करने के एवज में आपको गालियां और धमकियों से नवाजा जाए, तो ऐसे दौर को जुल्मतों का दौर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। जुल्मतों के दौर में थिएटर इन डार्क टाइम्स, मुझे उस मौजू पर बोलने के लिए यहाँ बुलाया गया है। मैं कोई स्कॉलर या एकेडमिशियन तो हूँ नहीं, बस एक अदाकार हूँ, एक्टर हूँ। मेरा काम है कहानियाँ गढ़ना और सुनाना, ड्रामे में भी और ज़िंदगी में भी। आज की बातचीत का टाइटल मैंने जर्मन मार्क्सिस्ट नाटककार और कवि बर्टोल्ट ब्रेख्ट से उधार लिया है, जैसे कि डॉक्टर रक्षंदा जलील ने अभी कहा। जब पूरी जर्मन कौम हिटलर के स्याह साए में आ चुकी थी तो ब्रेख्ट को भी जर्मनी छोड़ना पड़ा। वो बताते हैं कि उन दिनों में उन्होंने मुल्क कुछ ऐसे बदले जैसे लोग जूते बदला करते थे। अपनी कविता सिंगिंग इन डार्क टाइम्स में ब्रेख्ट पूछते हैं, एंड विल दे बी सिंगिंग इन डार्क टाइम्स? और फिर जवाब में कहते हैं, येस दे विल बी सिंगिंग ऑफ द डार्क टाइम्स। क्या जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे? जी हाँ, जुल्मतों के दौर के ही गीत गाए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि जुल्मतों के दौर में गीत कैसे गाए जाएं? ये गीत किस बारे में हो? जब सारी फिजा में जहर हो और दिल दर्द से चाक चाक हो तो सुर कहां से आए? जब गाने वाली आवाजों को खामोश किया जा रहा हो तो गाने का हौसला कहां से आए? फलस्तीन की आवाम के सबसे अजीज शायर महमूद दरवेश लिखते हैं, लेखन एक पिल्ला है हवा में मुंह मारता हुआ। लेखन एक पिल्ला है हवा में मुंह मारता हुआ। लेखन चोट करता है बिना जख्म किए। तो हम भी अपने गानों से
अपने किस्से कहानियों से हवा में मुंह कैसे मारें, कैसे चोट दें बिना जख्म दिए। मैं नाटक किया करता हूं, खुले में, बस्तियों और पार्कों में, सड़क के नुक्कड़ और चौराहों पर, स्कूलों और कॉलेजों में, फैक्ट्रियों के गेटों पर, और हर जगह इन्हीं सवालों से मुझे सबसे ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। और आज भी यही सवाल मेरे जहन को घेरे हुए हैं। बहरहाल, मेरे उस्ताद हबीब तनवीर साहब ये कहा करते थे कि अगर किसी को बोरियत से मारना है तो उसे नसीहत दो, लेकिन अगर उसके जहन पर असर डालना है तो उसे कहानियां सुनाओ। तो चलिए, आज मैं आपको कुछ कहानियां सुनाने वाला हूं। 1942-43 की बात है। बंगाल एक भयानक कहत की गिरफ्त में था, अकाल की। चित्त प्रसाद और जैनुल आबिदीन के बनाए चित्रों और सुनील जाना की खींची तस्वीरों से लोग वाकिफ हैं। इस कहत का संगीत और थिएटर की दुनिया पर भी गहरा असर पड़ा। संगीतकार ज्योतिरेंद्र मोइत्रा लिखते हैं, और ये उनका कोट है, अकाल का सिंह साया पूरे बंगाल पर पड़ा, खासतौर से कलकत्ता शहर पर। खुद को बंद दरवाजों के पीछे महफूज रखना मुमकिन ही नहीं था। ड्रामों की रिहर्सल और उन पर बहसें छोड़कर हम सड़कों पर उतर आए। जहां देखो एक ही नजारा था, हजारों लाखों कंगाल फ्यान दाओ, मतलब मांड दो, चीखते हुए रो रहे थे। पेट में भूख की मरोड़े लिए किसान और उनकी जगधात्री सी औरतें शहर तो आ गए, पर उनको पका हुआ भात मांगने की हिम्मत न थी। वे सिर्फ भात का पानी, सिर्फ मांड मांगते थे। यह इंसानियत के गाल पर एक तमाचा था। एक दिन सड़क के किनारे मैंने एक औरत की लाश देखी। उसका मासूम भूखा बच्चा उसकी छाती को चूसता, हिचकोले खाता रो रहा था। इस मंजर ने मेरे पूरे जहन को झकझोर दिया। मैं चिल्लाया, नहीं नहीं नहीं। लड़खड़ाता मैं भागा और अपने आप से कहता रहा, नहीं, हम यूं लोगों को मरने नहीं देंगे, हम आवाज उठाएंगे। बस वहीं शुरुआत हुई। मुझे याद नहीं कि मैं किसके घर गया, कहां से हारमोनियम लिया, किससे कागज और कलम मांगी। नोबोजीबनेर गान की रचना यूं ही शुरू हुई थी। नोबोजीबनेर गान इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन का एक सॉन्ग ड्रामा था, एक बैले जैसा था, जिसमें कि बंगाल का जो अकाल था उसका चित्रण था। इसी तरह एक दिन बिजोन भट्टाचार्य, जो उस वक्त कलकत्ते में एक युवा पत्रकार थे, सड़क पर चले जा रहे थे। चारों ओर भूख और मौत का नंगा नाच हो रहा था। लगता था पूरा शहर कंकालों से भरा है। जिंदा कंकाल, भीख मांगते हुए, दर्द से कराहते हुए। ऐसे मंजर को देखना, इन लोगों से आंखें मिलाना नामुमकिन जान पड़ता था। इसलिए बिजोन भट्टाचार्य सिर झुकाए, बिना ऊपर देखे, बस अपने पैरों की ओर घूरते हुए चलते थे। आदमी घोड़े की तरह बिना दाएं बाएं देखे चल तो सकता है, लेकिन कान कैसे बंद करे? आवाज तो हवा पे चलती है, हवा को कौन रोके? रोज ही उन्हें रोने, सिसकने और विलाप की आवाजें सुनने की आदत सी हो गई थी। इसलिए उस दिन खिलखिलाकर हंसने की आवाज सुनकर बिजोन भट्टाचार्य अचंभित हुए। ध्यान से सुना तो पता चला एक भूखा परिवार गांव की याद कर रहा था, और सिर्फ गांव की नहीं, बल्कि धान की पहली कटाई की जो खास सौंधी महक होती है, उसकी याद कर रहा था, और उस याद से खुशी पा रहा था। जरा सोचिए, महज धान की कटाई की महक, सिर्फ महक, सर्द दिलों को गर्माहट दे रही थी। यह कैसी विकराल भूख रही होगी। अगले दिन जब बिजोन भट्टाचार्य उसी जगह से गुजरे, तो आज भी उनके कान उन्हीं आवाजों को खोज रहे थे। लेकिन आज न तो वो हंसी सुनाई दी, न ही वो आवाजें। उन्होंने नजर उठा के न कल देखा था, न आज ही देख रहे थे।
सो पता नहीं चला कि वो परिवार कहाँ गया, जिंदा है या मर गया। लेकिन उस वाक़ये ने उनके दिल पर ऐसा गहरा असर किया कि उसने एक ड्रामे की शक्ल ली। यही इप्टा का सबसे मशहूर ड्रामा था नबान्नो, जिस पर आधारित फिल्म भी इप्टा ने प्रोड्यूस की थी, धरती के लाल नाम से। उसमें बलराज साहनी ने बहुत शानदार रोल किया था। नबान्नो में एक अहम रोल अदा कर रही थी तृप्ति मित्रा। तृप्ति एक शहरी लड़की थी, उनका गांव से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं था। उन्हें ड्रामे में ग्रामीण महिला का किरदार अदा करना था। लोग कहते हैं कि उन्होंने यह किरदार ऐसा शानदार निभाया था कि देखने वालों के लिए ये इस बात पर यकीन करना नामुमकिन था कि वो सचमुच एक किसान परिवार की बेटी नहीं है। बरसों बाद जब किसी ने तृप्ति मित्रा से पूछा कि आपने वो रोल इतना बखूबी कैसे निभाया, तो तृप्ति मित्रा ने एक वाकया सुनाया। वाकया कुछ यूं था। एक दिन तृप्ति कहीं जा रही थी, कलकत्ते की सड़क पे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक शादी हो रही है। उसमें बड़ी तादाद में मेहमानों के लिए भोज तैयार हो रहा था। अकाल में भोज, हैरानी की बात लगती है ना, लेकिन लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि यह अकाल कुदरती कारणों से नहीं हुआ था, बल्कि अंग्रेज सरकार की नीतियों का नतीजा था। और इन नीतियों से हमारे देश के एक बहुत छोटे से तबके को बहुत बड़ा फायदा हुआ था, जो बेशुमार दौलत कमा रहा था, अकाल के बावजूद, या यूं कहें कि अकाल की वजह से। आपको अगर ये लगे कि उस ज़माने की अंग्रेज़ सरकार की पॉलिसियाँ और आज के हमारे निज़ाम की पॉलिसियों में कुछ खास फ़र्क नहीं है, तो आपको दोष नहीं दे सकते। खैर, तृप्ति मित्रा शादी के पंडाल के बगल से चली जा रही थीं कि उनके सामने अचानक एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया। शादी के हलवाई ने भात पकाने के बाद उसका मांड नाली में बहा दिया। पास ही एक छोटी सी बच्ची और उसकी जवान मां थी। भूख से व्याकुल बच्ची नाली की तरफ लपकी, पर इससे पहले कि वो मुंह लगाकर उसे पीती, किसी ने धक्का देकर उसे परे किया। बच्ची ने हैरानी से नजर उठा के देखा तो पाया कि उसे धकेलने वाली कोई और नहीं, बल्कि उसकी अपनी मां थी, जो खुद मुंह लगाकर मांड पी रही थी। एक पल को बच्ची हक्का बक्का हुई, और उसी पल उसकी मां को भी होश आया। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। अपनी बच्ची को खाना देने के बजाय खुद झपट के खाने लगी थी। मां ने बच्ची को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। सो तृप्ति मित्रा का कहना था कि जब भी हम नबान्नो का शो करते थे, मैं अपनी एंट्री से पहले विंग में खड़ी हुई उस जवान मां की तस्वीर अपनी आंखों के सामने लाती थी और फिर एंट्री लेती थी। फिर जो होना था वो हो जाता था। इस नाटक का, नबान्नो का, भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा रोल है। एक ऐसे ज़माने में जब जंग के चलते अखबारों पर बहुत सी बंदिशें आयत थीं, जब खुल के बात करना बेहद मुश्किल था, उस स्याह दौर में ये नाटक ही था जो बंगाल की उस हौलनाक कहत की सच्चाई मुल्क के सामने लेकर आया। हजारों लोगों ने नाटक को देखा और इस कहत के मारों के लिए हजारों की रकम और चीज़ें जमा की। अगर इप्टा का नबान्नो नाटक ना होता, अगर कम्युनिस्ट पार्टी का अखबार पीपल्स वॉर और उसमें पीसी जोशी के लेख, चित्तो प्रसाद और जैनुल आबिदीन के चित्र और सुनील जाना की तस्वीरें न छपती, तो बाकी मुल्क शायद बंगाल के इस अलमिये से बेखबर ही रह जाता। ये बातें 1942-43 की हैं। आइए अब 40 साल की छलांग लगाते हैं और पहुंचते हैं हमारे अपनी दिल्ली में, 1984 की दिल्ली में। उस साल आप सभी जानते हैं, 31 अक्टूबर को हिंदुस्तान की वजीर आज़म इंदिरा गांधी की उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये कत्ल कुछ महीने पहले भारतीय फौज के हाथों अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पर हुए हमले का बदला लेने के नाम पर किया गया था। 2 वहशी हत्यारों की करतूत का खमियाजा भुगतना पड़ा दिल्ली के हजारों मासूम और बेकसूर सिखों को। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि कम से कम 3000 सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। जाहिर है, इनमें से ज्यादातर गरीब और मजलूम थे। 1984 के सिख विरोधी दंगों ने अपने समाज के बारे में, हिंदू सिख रिश्तों के बारे में,
दिल्ली शहर के मिजाज के बारे में और हमारे एतबार को और कांग्रेस पार्टी के बारे में लंबे दौर से चली आ रही सोच और यकीन को तार तार कर दिया था। उस वक्त शहर का शायद सबसे पहला अमन जुलूस दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में निकला था। सैकड़ों लड़के लड़कियां, यूनिवर्सिटी के उस्ताद और तुलाजिम इस जुलूस में शामिल थे। नॉर्थ कैंपस के मुख्तलिफ कॉलेजों से होता हुआ यह जुलूस खालसा कॉलेज पहुंचा, जहां बहुत सारे उस्ताद और उनके शागिर्द पहले से ही मौजूद थे। माहौल में गुस्सा था। वहां बड़ी तादाद में पुलिस की तैनाती जख्मों पर मिर्च का काम कर रही थी। सब जानते थे कि इस कत्ल गारत में दिल्ली पुलिस ने कैसा शर्मनाक किरदार अदा किया था। सॉरी। नौजवानों के दिलों में गुस्सा था, उनकी आंखों से चिंगारियां फूटती थी, फिजा में बेहद तनाव था। ऐसे में बस एक सिरफिरे की दरकार होती है तेल में आग देने के लिए। उस जमाने में दिल्ली में गायक मंडली हुआ करती थी परचम के नाम से। यह ग्रुप दिल्ली की मजदूर बस्तियों में जननाट्य मंच, जिससे मेरा वास्ता है, तो जननाट्य मंच के नाटकों के साथ अपने नगमे पेश किया करते थे। जननाट्य मंच जो खुद इप्टा से उभरा था, उसकी रहनुमाई मेरे दूसरे उस्ताद सफदर हाशमी किया करते थे। खैर, तो ये जुलूस खालसा कॉलेज पहुंचा और उसने एक आम इजलास की शक्ल अख्तियार कर ली। तकरीरें शुरू होने से पहले परचम को गीत गाने थे। कॉलेज के नौजवानों में ऐसा गुस्सा था कि कोई गाना सुनने के मूड में नहीं था। तब सफदर ने माइक लिया और परचम की सबसे नई मेंबर सुमंगला दामोदरन को थमा दिया। कद में नाटी, दुबली पतली सुमंगला तब बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी। सफदर बोला, जाने वाले सिपाही गाओ। यह 40 की दहाई में कम्युनिस्ट शायर मखदूम का जंग के खिलाफ लिखा एक तारीखी नगमा था। 60 की दहाई में सलील चौधरी ने उसने कहा था फिल्म में शामिल करके इसको एक क्लासिक का दर्जा दे दिया था। सुमंगला ने गाना तैयार तो किया था, पर कभी इसको पब्लिक में परफॉर्म नहीं किया था। सुमंगला नर्वस थी। सफदर ने उसके कंधे पर हाथ रखा, झुका और कान में बोला, सुमी, घबराओ मत, गाओ, बस गाओ। उसने गाना शुरू किया। उसकी आवाज में शहद भी था, फौलाद भी। वो आवाज उसके अंदर किसी गहरे कोने से आ रही थी। उस आवाज की भरावट उसके इकहरे बदन से कहीं मेल नहीं खाती थी। जैसे बर्फीली रात में कोई ठिठुरते बदन पर कंबल ओढ़ा दे। उस दिन उस नगमे ने वो काम किया। भीड़ की हलचल थमने लगी। गीत के तिलिस्म ने भीड़ के गुस्से को जैसे नई ओर मोड़ दिया। कुछ था उनके अंदर जिसको उन अल्फाज ने, उस आवाज ने झंकार दिया। कौन दुखिया है जो गा रही है, भूखे बच्चों को बहला रही है, लाश जलने की बू आ रही है, जिंदगी है कि चिल्ला रही है, जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहां जा रहा है। अब जरा सोचिए आप, एक मुस्लिम नाम वाले हैदराबादी कम्युनिस्ट शायर का लिखा वो 40 साल पुराना गीत, एक बंगाली मौसीकार की धुन और हिंदू नाम वाली उस मलयाली लड़की की आवाज, कुछ भी तो एक दूसरे से मेल न खाता था। कहां दूसरी आलमी जंग की हैबतनाक तबाही, कहां हमारे जमाने की फर्का परस्ती। बात के आगाज और अंजाम में मीलों और दहाइयों का फासला था। मगर इस सुरीली आवाज ने उस गहरी खाई, उस वादी के दोनों किनारों को मानो एक दूसरे से मिला दिया। एक विपदा के मारे दुखियारों का दर्द दूसरी विपदा के मारों के दिल की आवाज बना। जैसे किसी पुराने वरक पर आंसू की बूंद गिरे और स्याही, पानी और नमक सब एक मेक हो जाएं। भीड़ में कोई सुबका, फिर किसी और के होठ लरसे। देखते देखते न जाने कितनी ही आंखें नम थीं, कितने ही दिल सिसकियां भरते थे। और फिर 4 साल बाद खुद सफदर कत्ल हुआ। 1 जनवरी 1989 को हम यानी जननाट्य मंच के लोग झंडापुर साहिबाबाद गए थे मजदूरों के बीच नाटक करने।
महीने भर पहले दिल्ली, गाजियाबाद और फरीदाबाद के मजदूरों ने 7 दिन की एक शानदार हड़ताल की थी। दिल्ली के मजदूर तहरीक की ये आज तक की सबसे बड़ी हड़ताल है। इसी हड़ताल की देन है कि आज दिल्ली में न्यूनतम वेतन पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा है। हमने इसी हड़ताल के हक में एक नाटक तैयार किया था और खेला था। नाम था चक्का जाम। हड़ताल के बाद सफदर का मानना था कि हमें एक और नाटक लेकर मजदूरों के बीच जाना चाहिए। इस नए नाटक का नाम था हल्ला बोल। 1 जनवरी 1989 का दिन इतवार था। दिल्ली अभी गैस चेंबर में तब्दील नहीं हुआ था, सो जाड़े के अपने मजे होते थे। साफ नीला आसमान, एकदम चटक सर्दीली सुबह, मध्यम धूप, यूं लगता था मानो पूरी कायनात मुस्कुरा रही है। नाटक शुरू हुआ। कुछ 10 मिनट हुए होंगे। 150-200 मजदूर और उनके बच्चे उसका मजा ले रहे थे और तभी अचानक कोहराम मच गया। एक टुच्चे लोकल गुंडे की अगुवाई में कोई 30-40 शोहदों ने हम पर लाठियों और सरियों से हमला किया। इस हमले में सफदर शहीद हुआ, लेकिन इससे पहले उसने 8-9 जानें बचाईं। एक मजदूर राम बहादुर, जो बेचारा नेपाल से अपनी रोटी रोजी कमाने आया था और जिसकी बीवी ने कुछ ही महीने पहले एक नन्हे से बच्चे को जन्म दिया था, बेवजह कातिलों की गोली का शिकार हुआ। राम बहादुर की मौत मौके पर ही हो गई और सफदर ने अगले दिन यानी 2 जनवरी की रात को दिल्ली के एक अस्पताल में दम तोड़ा। सफदर सिर्फ 34 बरस का था। एक हसीन नौजवान, पक्का कम्युनिस्ट बेमिसाल फनकार, जो लेखक, अदाकार, निर्देशक, गीतकार, फिल्मकार, गायक और डिजाइनर सब था। एक हर दिल अजीज इंसान, सबका यार। और क्या कहूं, लफ्ज कम पड़ जाते हैं ऐसे शख्स के लिए। सॉरी। उन जाहिल दरिंदों की लाठियों ने इस गैर मामूली इंसान को तो हमसे छीन ही लिया, लेकिन उस शमा को नहीं बुझा पाए जो सफदर ने जलाई थी। और 3 जनवरी को सफदर के जनाजे में कुछ 15,000 लोग शरीक हुए थे। इनमें दिल्ली के हजारों आम शहरियों और मजदूरों के साथ साथ अजीम फनकार भी थे, चोटी के इंटेलेक्चुअल थे, बेशुमार आर्टिस्ट थे, सहाफ़ी थे। दिल्ली ने किसी फनकार को ऐसा शानदार आखिरी सलाम शायद ही पेश किया हो। अगर सफदर का जनाजा बेमिसाल था, तो उसके बाद जो हुआ, थैंक यू, अगर सफदर का जनाजा बेमिसाल था तो उसके बाद जो हुआ वो तो अल्फाज के परे था। अगले ही दिन सुबह, जब सफदर की मौत को अभी 48 घंटे भी नहीं हुए थे, जननाट्य मंच फिर उसी जगह लौटा जहां हमला हुआ था, अपना अधूरा नाटक पूरा करने। और ये किसकी रहनुमाई में हुआ? मलयश्री हाशमी की। मलयश्री, जो खुद एक शानदार अदाकारा हैं, एक अटल कम्युनिस्ट हैं, तकरीबन 1970-71 से जनवादी नाटक आंदोलन का हिस्सा रही हैं, सफदर की साथी, संगिनी और पत्नी। मेरे जहन में कोई शक नहीं है कि 4 जनवरी 1989 को मलयश्री ने जो किया वो सिर्फ एक नाटक नहीं था, वो तारीख के पन्नों पर एक अमिट दस्तखत था। अगले दिन पूरे मुल्क के तमाम अखबारों की सुर्खियों में मलयश्री का नाम और उसकी तस्वीरें थीं। मेरे घर उस ज़माने में टाइम्स ऑफ इंडिया आता था, जिसने तस्वीर के नीचे लिखा था, सफदर हाशमी की बेवा नाटक करते हुए। कितनी सहजता से हम औरतों की पहचान मर्दों के साथ उनके रिश्ते तक ही महदूद रख देते हैं। एक मजदूर बस्ती के खूनी तिराहे पर मलयश्री ने नाटक इसलिए नहीं खेला था कि सफदर उसका महबूब, दोस्त, हमराह और शौहर था, बल्कि इसलिए कि मलयश्री खुद तकरीबन 2 दहाई से अवामी सकाफती तहरीक का हिस्सा थीं और उस तहरीक की ओर और अपने मजदूर दर्शकों की ओर उसका एक अटल कमिटमेंट था, और आज भी है। आने वाले दिनों में शायद ही कोई ऐसा शहर या कस्बा रहा हो जहां इस हमले और सफदर की शहादत के खिलाफ जुलूस न निकले हों, जलसे न हुए हों, तकरीरें न हुई हों,
लेकिन ये विरोध की आग पूरे मुल्क में नहीं फैलती अगर मलेश्वरी वो न करती जो उसने किया। यूं तो थिएटर क्षणभंगुर होता है, एक सपना, माया, धुएं का छल्ला होता है, पर उस दिन थिएटर ठोस था, उसमें महक थी, पहले धान की खेती की महक। आज जब हम फनकारों और दानश्वरों पर हमलों के इतने आदी हो चुके हैं कि लोग मजाक में ही क्यों ना हो कभी कभी हमसे पूछ लेते हैं, अरे साहब आप तो खुलेआम सरकार के खिलाफ नाटक करते हैं, फिर भी आपकी हड्डी पसली सलामत कैसे है? तो ये सोचकर हैरानी होती है कि सफदर की मौत पर कितने हजारों लोग सड़कों पर उतरे थे। और फिर सच कहूं तो अपनी हैरानी पर फिर हैरानी होती है। लेकिन बदलाव लाने की खातिर हमें गुड ओल्ड डेज को याद करके जज्बाती होने से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि बैड न्यू डेज से जूझने के लिए कमर कसनी है। और अगर हमें इन बैड न्यू डेज से जूझना है तो लाजमी है कि हड्डी पसली सलामत रहे। कुछ 3-1 साल पहले हमने फ़लस्तीन के मशहूर मसरा उल हुर्रिया यानी द फ्रीडम थिएटर के साथ काम किया। फ़लस्तीन में वेस्ट बैंक के जनीन शहर में यह थिएटर है। इसे शुरू करने वाले जो 3 लोग थे उनमें एक स्वीडिश आदमी था जिसका नाम है जोनाथन स्टांचक, एक इजरायली था जुलियानो मेरखामिस, और एक फ़लस्तीनी था ज़कारिया ज़ुबैदी। जोनाथन एक नर्स की हैसियत से फ़लस्तीन में काम करता था और खुद यहूदी है। लोगों के जिस्म और जिगर दोनों के दर्द को बखूबी समझता था। जुलियानो की माँ इजरायली यहूदी थी और बाप फ़लस्तीनी अरब। वो बड़े शान से कहता था, मैं 100% यहूदी हूं और 100% अरब। ज़कारिया ज़ुबैदी अल अक्सा शहीदी ब्रिगेड का मिलिट्री कमांडर था। इजरायली फौज ने उसको मारने की भरसक कोशिशें की, पर हर बार वो बच निकला क्योंकि उसके पास अवाम का साथ था। ज़कारिया कहता है कि हमने बंदूक उठाई आज़ादी पाने के लिए, लेकिन यही बंदूक भाई को भाई से भी लड़वा सकती है। लिहाजा आज़ादी की मुहिम में जितनी बंदूक की उतनी ही इल्म, फ़िक्र और कल्चर की भी ज़रूरत है। जब जुलियानो ने जनीन रेफ्यूजी कैंप के बच्चों से पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो उसे अक्सर जवाब मिला, शहीद। वो बेहद परेशान हुआ। ये कैसा अंधा कुआं है भाई, जहां बच्चे कुछ बनने की बजाय मर जाने की ख्वाहिश रखते हैं। तो इन 3 सरकश मतवालों ने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने उसी रेफ्यूजी कैंप में एक थिएटर शुरू किया। ट्रेजेडी यह है कि जुलियानो खुद नहीं बचा। 2011 में एक नकाबपोश वहशी ने उसके जिस्म को एन थिएटर के सामने वाली गली में बंदूक की गोलियों से छलनी कर दिया। जुलियानो शहीद हुआ, पर ठीक सफदर ही की तरह वो सैकड़ों नौजवानों को जिंदगी और आज़ादी के सपने दे गया। जुलियानो, सफदर, डॉक्टर दाभोलकर, गौरी लंकेश, नफरत के सौदागरों ने एक एक को निशाना बनाया है। बस अब बहुत हुआ। हम और शहीद नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे सारे कलाकार और सारे दानिशमंद लंबी जिंदगियां पाएं और हमें अपने फन और ख्यालों से मालामाल करते रहें। इसलिए मुझे लगता है कि आज हमें कुछ चालाकी से, कुछ चतुरता से काम लेना है। हाल ही में जो महाराष्ट्र में ड्रामा हुआ वो आप सबने देखा, और जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा कि मेरी मादरी ज़बान भी मराठी है, तो वाजिब होगा कि मैं आज की आखिरी कहानी महाराष्ट्र से लूँ। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज मराठी तारीख के और पॉपुलर कल्चर के बहुत बड़े हीरो हैं। महाराष्ट्र में पिछले कुछ बरसों के बेहद कामयाब ड्रामों में से एक का नाम है, और ज़रा गौर फरमाइए, शिवाजी अंडरग्राउंड इन भीमनगर मोहल्ला। जी हाँ, शिवाजी अंडरग्राउंड इन भीमनगर मोहल्ला। तो नाम सुनकर ही लोगों में खलबली मच गई। ये शिवाजी अंडरग्राउंड क्यों है भाई? कौन उसके पीछे है कि उसे अंडरग्राउंड जाना पड़ रहा है? वो भीमनगर में क्यों है?
और फिर इस दलित बस्ती को मोहल्ला क्यों कहा जा रहा है? ड्रामा अगर आप देखें तो बेहद मज़ेदार है। ड्रामे का आइडिया, गीत और संगीत संभाजी भगत का है, जो महाराष्ट्र के एक बेजोड़ इनकलाबी नगमानिगार और गायक हैं। ड्रामा करने वाली टीम जालना नाम के एक छोटे से शहर से है और टीम के ज़्यादातर एक्टर दलित और गरीब किसान परिवारों से हैं। नाटक की शुरुआत में देवताओं के राजा इंद्र बड़े परेशान हैं, क्योंकि राजा शिवाजी जो स्वर्ग में थे धरती पर चले गए। अब वो धरती पे क्यों गए? क्योंकि उनके विचार धरती पे खो गए थे। तो अपने विचारों को वापस जो है लाने के लिए शिवाजी धरती पर गए। अब इंद्र ने उनसे कहा था, भैया ऐसे तुम जाओगे तो वापस नहीं आओगे, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो शिवाजी ने अपनी पगड़ी वहाँ रख दी सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे। और लेकिन अब जब काफ़ी वक्त बीत गया और शिवाजी वापस नहीं लौटे, तो इंद्र जो हैं वो यमराज को धरती पे भेजते हैं उनकी पगड़ी समेत शिवाजी को खोजने। यमराज बेचारे हर राह चलते शिवाजी सरीखे को पगड़ी पहनाने की कोशिश करते हैं, पर वो पगड़ी किसी को फिट नहीं आती। अब हिंदुस्तान में प्रहसन यानी फार्स की रिवायत बहुत पुरानी है। आप हमारे प्राचीन संस्कृत नाटक पढ़िए, आपको बेशुमार मूर्ख ब्राह्मणों के किस्से मिलेंगे, या लोभी हुक्मरानों के, या अक्ल से तंग कोतवालों और दरोगाओं के। शिवाजी अंडरग्राउंड इसी सिलसिले का नाटक है, जिसमें आप हंसे बगैर रह नहीं सकते, लेकिन आप ये भी समझ रहे होंगे कि मुद्दा बड़ा संजीदा है। ये ड्रामा उन ताकतों पर चोट करता है जो शिवाजी को एक सियासी ब्रांड बनाकर अपनी दुकान चला रही हैं। ड्रामे के आखिर में एक मुकाबला है, गीतों का मुकाबला, जिसे हमारे यहाँ महाराष्ट्र में झगड़ा कहते हैं। झगड़ा। एक तरफ शिवाजी का सियासी ठेकेदार है जो बस एक बात जानता है कि शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ जंग लड़ी थी, और इसी हवाले से वो साबित करना चाहता है कि शिवाजी एक मुसलमान विरोधी हिंदू राजा था, और समझता है कि उसने बाजी मार ली। दूसरी तरफ एक लोक शाहिर है जो कि उस्तादों का भी उस्ताद निकलता है। अब आप जानते होंगे कि महाराष्ट्र में शाहिरी सिलसिला बहुत पुराना है, खुद शिवाजी के ज़माने से चला आ रहा है। शाहिर ऐसे शायर और गायक होते हैं जो लंबे नैरेटिव गानों में, मतलब बैलेड्स में, उस शैली में वीरों की कहानियाँ सुनाते हैं। बाद में यही परंपरा कम्युनिस्ट और दलित आंदोलनों का हिस्सा भी बनी। अण्णा भाऊ साठे, अमर शेख, शीतल साठे और खुद संभाजी भगत इसी सिलसिले के नुमाइंदे हैं। खैर, ड्रामे का शायर समझाता है कि शिवाजी की जंग मजहबी नहीं थी बल्कि सियासी थी, मरकज़ी सरकार के खिलाफ। यही नहीं, उसकी फ़ौज में कई मुसलमान सिपहसालार थे जिनके पास बड़ी जिम्मेदारी के ओहदे थे। शिवाजी का औरतों की ओर भी बड़ा संवेदनशील, बड़ा हसास नज़रिया था। फिर लोक शायर जो है वो बताता है कि किस वजह से शिवाजी दरअसल मराठी अवाम के दिलों का बादशाह है, और वो कारण ये है कि उसने अपनी रियाया की ओर बड़ी हमदर्दी की पॉलिसियां बनाई और गांव में ज़मींदारों और साहूकारों की ताकत पर वार किया। वो कितनी बेमिसाल पॉलिसी थी, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी जब हम डेमोक्रेसी, जमहूरियत में जी रहे हैं, हमारी चुनी हुई सरकार की पॉलिसियां आवाम की नहीं बल्कि मुट्ठी भर सरमाएदार ख़ानदानों के मुनाफे के लिए ही बनी मालूम होती हैं। खैर, जब ड्रामा अपने अंजाम पर पहुंचता है तो सियासी ठेकेदार लाजवाब हो चुका है। वो खामोश है, क्योंकि लोक शायर शिवाजी की जिन खूबियों का बयान करता है उनके बारे में उसे रत्ती भर भी इल्म नहीं था। इस ड्रामे के, आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन 1000 से ज़्यादा शो हो चुके हैं और एक बार भी ड्रामे पर हमला नहीं हुआ है, बावजूद इसके कि नागपुर महाराष्ट्र में ही पड़ता है। क्योंकि ड्रामा चालाकी से अपनी बात कहता है, वो मखौल उड़ाता है यकीनन, लेकिन शिवाजी का नहीं, उसके सियासी ठेकेदारों का। और दरअसल ये मखौल भी नहीं है, हकीकत है।
मजहब के नाम पर सियासत करने वाले अपनी ही तारीख, अपने ही कल्चर से नावाकिफ होते हैं। उसकी खूबियों और ऊंचाइयों का उन्हें कोई इल्म नहीं होता। और जब कोई उन्हीं के हीरो के हवाले हंसते हंसाते उनकी टांग खींच जाता है तो बेचारों के पास खिसियानी बिल्ली के माफिक खंबा नोचने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। मैंने शुरू में आपसे सवाल किया था, जुल्मतों के दौर में गीत कैसे गाए जाएं, किससे कहानियां कैसी हों। इसके कई जवाब हैं, एक नहीं, और आज शाम की सभी कहानियों में मौजूद हैं। ज्योतिरेंद्र मोइत्रा, बिजोन भट्टाचार्य और तृप्ति मित्रा ने अकाल की पूरी ट्रेजेडी को अपनी कलम और अपने जिस्म से जाहिर किया, और अपने संगीत से भी। सफदर हाशमी ने यह समझा कि मखदूम की नज्म कराहते दिलों को छू सकती है, और सुमंगला की आवाज ने तपते जहनों को ठंडक पहुंचाई। एक मजदूर बस्ती के खड़ंजे पर गिरे खून से हजारों फूल खिले जब मलेश्री ने सफदर की चिता की राख ठंडी होने से भी पहले उसी जगह जाकर दोबारा नाटक खेला। जुलियानो मेर खामिज ने फलस्तीन के बच्चों को ड्रामे के जरिए जीने की उम्मीद दी, और संभाजी भगत और जालना के दलित और किसान अदाकार मजहबी और सियासी ठेकेदारों को ठेंगा दिखाकर महमूद दरवेश की कविता की तरह चोट करते हैं बिना जख्म दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सुधन्वा देशपांडे साहब। कुछ तकरीरें, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में लफ्ज़ शुक्रिया जो है या तारीफ़ जो है बहुत ही बेमानी रह करके रह जाती है। लिहाजा आज के आपके इस लेक्चर की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो यकीनन वाक़ई कम है। बहुत सारे मैसेजेस आपने दिए और वो तमाम मैसेजेस जो हैं हमारे हाफ़ज़ों में पूरी तरह से महफूज हो गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका ये लेक्चर जब हम पब्लिश करेंगे तो उससे हमारा जो रेंज है हमारे रीडर्स का और बढ़ेगा, वो आपके लेक्चर से मुस्तफ़ीद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बहुत ही अदब के साथ आज के इस जलसे को प्रिजाइड कर रहे हैं, सदारत कर रहे हैं जनाब जस्टिस बदरुद्दोज़ अहमद साहब। आपसे दरख्वास्त है कि सर आप तशरीफ़ लाएँ और अपने जी। अच्छा, मतीन अमरोही साहब हमारे बहुत ही पुराने शायर हैं और वो आज से नहीं बल्कि उस दिन से गालिब इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं जब इसकी बुनियाद रखी। 4 मिसरे आप बेगम साहिबा की शान में। जी, अस्सलाम वालेकुम। साहिब सद की इजाज़त से बेगम साहब को खराज अक़ीदत पेश करने से पहले 4 मिसरे पांडे साहब की नज़र करता हूँ। ऐसा लेक्चर, ऐसी तकरीर और इस रवानी के साथ मैंने अब तक नहीं सुनी थी। मेरा जो तजर्बा है, मेरी इस 80 साल की एज हो गई है, अब 81 को लग जाऊँगा 27 सितंबर के बाद। तो मैं बहुत मुतासिर और बहुत ही खुश हूँ। तो मैं ये कहता हूँ, गालिब के घर में आप तशरीफ़ रखते हैं कि हम अपनी बज़्म में अहले नज़र को देखते हैं। आप मुलाज़ा फरमाएं, हम अपनी बज़्म में अहले नज़र को देखते हैं, वतन के मानवी लालो गोहर को देखते हैं, हम इनकी शक्ल में शम्सो कमर को देखते हैं। ये ऐसी शाम है जिसमें सहर को देखते हैं, ये ऐसी शाम है जिसमें सहर को देखते हैं। और ये 2 मिसर गालिब के कि हम ये आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम इनको कभी अपने घर को देखते हैं। खराज अक़ीदत बेगम मरहूम को। ऐसा लगता है अभी तक आपके सर पर है ताज, ऐसा लगता है अभी तक आपके सर पर है ताज, कर रही हैं आबिदा बेगम हमारे दिल पे राज। ऐसा लगता है अभी तक आपके सर पर है ताज, कर रही हैं आबिदा बेगम हमारे दिल पे राज। आपका योम विलादत है फरिश्तों को भी याद, आपका योम विलादत है फरिश्तों को भी याद, आलम अरवाह में भी आपका है जश्न आज, आलम अरवाह में भी आपका है जश्न आज। ऐसा लगता है अभी तक आपके सर पर है ताज, कर रही हैं आबिदा बेगम हमारे दिल पे राज। बहुत बहुत शुक्रिया मतीन अमरोही साहब। अब मैं बहुत ही अदब से
जनाब जस्टिस बदरुद्दीन अहमद साहब से दरख्वास्त करूँ कि सर आप तशरीफ़ लाएँ। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, देश पांडे साहब का जो लेक्चर था ये बहुत ही डीप थिंकिंग हमें करवाता है, और इन्होंने दो बातें कही, उन पे मैं ज़रा सा कमेंट करना चाहता हूँ। पहले तो इन्होंने कहा कि उर्दू से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो कहा उर्दू से मैं कुछ जानता नहीं हूँ। लेकिन जिस तरह से उन्होंने तकरीर की और जिस ज़बान में उन्होंने अपनी तकरीर पेश किया वो उर्दू ही है, वो हिंदी नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि उर्दू और हिंदी जो है वो सिस्टर लैंग्वेजेस हैं, वो बहनें हैं। और हिंदी और संस्कृत बिल्कुल मुख्तलिफ ज़बानें हैं, जो लोगों को गलत फहमी है। एक ज़बान जो है वो पहचानी जाती है अपने ग्रामर और सिंटैक्स से, और उसमें जो आप सिंटैक्स को इस तरह से समझ लीजिए कि जो स्केलेटन हो, और जो उसमें फ्लैश एंड ब्लड है वो है अल्फाज। तो आप उसमें फ्लैश एंड ब्लड चाहे हिंदी के डाल दीजिए या उर्दू के डाल दीजिए, ज़बान तो एक ही है, उसका ढांचा एक ही है। और हिंदी और संस्कृत के लोगों को बड़ी गलत फहमी है कि हिंदी और संस्कृत में मेल है। सिर्फ कुछ अल्फाज संस्कृत के हिंदी में आ गए हैं और फारसी के अल्फाज उर्दू में आ गए हैं, लेकिन ज़बानें दोनों एक हैं। तो आपने जिस तरह से ट्रांजिशन करा फ्रॉम हिंदी टू उर्दू, इसी से जाहिर है कि दोनों ज़बानें एक हैं। और जो हिंदी जानता है वो कुछ उर्दू के अल्फाज सीख ले तो वो उर्दू भी जानता है, और जो उर्दू जानता है वो कुछ हिंदी के अल्फाज सीख ले या संस्कृत के अल्फाज सीख ले तो हिंदी भी जानता है। इसमें ये बहुत अहम चीज़ है जो लोगों को मालूम नहीं, और इस पे गौर करना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कही कि ये महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं, मराठा हैं। मराठा तो एक ऐसी कौम है जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान, नॉर्दर्न इंडिया पे हुकूमत की है मुग़लों के बाद। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि जितनी लड़ाई थी वो मज़हबी लड़ाई नहीं थी, वो सियासी लड़ाई थी। और इसमें एक सबूत मैं पेश करता हूं कि मराठास का जो फोर्ट कमांडर थे वो गालिब के चचा थे। आपको शायद ये नहीं मालूम लोगों को, बट गालिब के चचा जो थे वो मराठास के फोर्ट कमांडर थे, मुग़लों के नहीं थे। और इसी तरह मराठाओं के फ़ौज में मुसलमान थे, जितने नवाब हैं, मुस्लिम नवाब हैं या मुग़ल्स हैं, उनके फ़ौज में राजपूत थे, मराठे थे। तो ये जितनी पहले की लड़ाइयाँ हैं वो सब सियासी लड़ाई है। ये कम्युनल फाइट जो है वो सिर्फ हम देख रहे हैं, और जो हम बुरे दौर से गुज़र रहे हैं वो इसलिए गुज़र रहे हैं क्योंकि हमें अपने हिस्ट्री के बारे में पूरा इल्म नहीं है। और जिस तरह से, जो तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप बुरे दौर से गुज़र रहे होते हैं और जब आप अच्छे दौर से गुज़र रहे होते हैं, उसमें थिएटर का क्या फ़र्क होता है। जब आप अच्छे दौर से गुज़र रहे होते हैं देन थिएटर बिकम्स इमेजिनरी। जब आप बुरे दौर से गुज़र रहे होते हैं तब ज़िंदगी जो है इमेजिनरी है, फेक है, बट थिएटर इज़ रियल। और वही आपने बात कही, और मेरे ख्याल में थिएटर जो हमें, जिस तरह से आप ख़बरों को देखते हैं, टीवी चैनल्स को देखते हैं, जिस तरह से फेक न्यूज़ आजकल सर्कुलेट हो रही है, तो अब आप थिएटर में जाके देखेंगे तो हकीकत वहाँ मिलेगी आपको। बस मैं आपका फिर से शुक्रिया करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा तकरीर यहाँ किया और हमारी सोच को इस डायरेक्शन में ले गए। शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस जनाब बदरुद्दीन अहमद साहब। हज़रात प्रोफेसर सिद्दीक़ुर रहमान क़िदवई साहब इख्तितामी कलिमात अदा करेंगे और उसके बाद
एक प्रोफेसर दानिश इकबाल साहब यहाँ आएंगे, और कुछ दिन पहले हमने एक स्ट्रीट थिएटर फेस्टिवल किया था। वो बहुत ही कामयाब फेस्टिवल था। इसमें तकरीबन 200 स्टूडेंट्स मुख्तलिफ़ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ से आए थे, और उनके बारे में कुछ अपने ख्यालात का इजहार वो करेंगे। तो प्रोफेसर सिद्दीकुर्रहमान किदवई साहब के बाद सर। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, बदर दुर्रेज़ अहमद साहब ने जो कुछ कहा, मैं समझता हूँ उसी पर इस जलसे का अख्तिताम होना चाहिए। सारी बातें उन्होंने कहीं और सब वो कहीं जो आज के माहौल में बेहद ज़रूरी और रेलेवेंट हैं। और देश पांडे साहब के लेक्चर के बारे में मैं क्या कहूँ, एक ड्रामा निगार का लेक्चर जैसा होना चाहिए जिसके अंदर ड्रामे की रूह हो। वो महज लेक्चर नहीं था, वो कोई एकेडमिक डिबेट के लिए कुछ उन्होंने नहीं पेश किया था। उन्होंने थिएटर की तारीख को भी सामने रखा और हिंदुस्तान के उन लम्हों की तारीख में थिएटर का जिक्र किया जो हमारे यहाँ बहुत ही अहम हैं। और जिस तरह से किया उन्होंने, वो बिल्कुल वो जो एक ड्रामा निगार को करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ड्रामे की रूह उनके लेक्चर में थी। और एक ड्रामा निगार का लेक्चर जो हम तवक्को करते हैं जो यादगार रहे, वो जिसका ताल्लुक़ उसके फ़न से भी हो और उसके इल्म से भी हो, तो वो आज हमने सुना। मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मुझे उम्मीद है कि हमारे इंस्टीट्यूट से और ख़ास तौर से हम सब ड्रामा ग्रुप से उनका जो ताल्लुक़ कायम हुआ है वो रहेगा और उनसे हम सब फ़ायदा उठाएंगे। और ड्रामे के बारे में जो कुछ उन्होंने फरमाया, उससे ज़ाहिर होता है कि ड्रामा महज एक तफरीह की चीज़ नहीं, बल्कि कंटेम्प्रेरी रियलिटी को खोजना, उसको निकालना और उसके ज़रिए दुनिया को बदलने की कोशिश, ये उनके यहाँ ड्रामे का तस्वुर है। और मुझे यकीन है कि ये फैलेगा और गालिब इंस्टीट्यूट इस सिलसिले में उनके साथ पूरा ताउन करेगा। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर दानिश इकबाल साहब, जो हम सब ड्रामा ग्रुप के मेंबर भी हैं, आप तशरीफ़ लाएं और कुछ अनाउंसमेंट है उस फेस्टिवल से मुताल्लिक। जी, आदाब एंड गुड इवनिंग। मोहतरमा रशंदा जलील साहिबा और सिद्दीकुर्रहमान किदवई और रज़ा हैदर साहब की रहनुमाई में 16 मार्च 2019 को हम लोगों ने एक स्ट्रीट थिएटर का एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया। तो अभी मोहतरम सुधर्मा देश पांडे जिन सियासी और समाजी मसाइल पर अपने ख़िताब में के दौरान रोशनी डाल रहे थे, तो दिल्ली के मुख्तलिफ़ कॉलेजेस के बहुत ही यंग स्टूडेंट्स उन्होंने उन सभी मसाइल को लेके नहायत बेहतरीन यहाँ पे ड्रामे पेश किए। और उसमें सबसे खूबसूरत बात ये थी कि आमतौर से जब हम कोई ड्रामा पेश करते हैं तो उसको कोई बहुत अहम ड्रामा निगार लिखता है, कोई बहुत समझदार जो हिदायतकार है वो हिदायत देता है, और बहुत समझदार उसमें जो अदाकार हैं वो काम करते हैं। ये जो ड्रामे बच्चों ने पेश किए, इनकी खूबी ये थी कि उन्हीं ने खुद ही लिखे थे, खुद ही डायरेक्ट किए थे, खुद ही गा रहे थे, खुद ही सुना रहे थे। और यहाँ पे जितनी बातें अभी देश पांडे साहब ने की, मैं समझता हूँ वो सारी चीज़ें, वो सारे मसाइल बहुत खूबसूरती के साथ नए जो हमारे अदाकार हैं, लिखने वाले हैं, पेश करने वाले हैं, उनकी पेशकश के ज़रिए वो सामने आ सके। जैसे कि मिसाल के तौर पे अभी हमारे शहर में जिस तरह की नस्ली और मजहबी और समाजी तफरीक़ पाई जाती है, उस पे एक पेशकश थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। उसके अलावा माहौलियात और जो फितरी तवाज़ुन के तहफ़्फ़ुज़ का एक मसला है, प्लास्टिक से लेके और वेस्ट से लेके और सफाई को लेके जो भी मसाइल हैं, बच्चे किस तरह से उन चीज़ों को देखते हैं, वो भी उनकी पेशकश से हमारे सामने आया। और आमतौर से समझा जाता है कि दिल्ली के जो बच्चे हैं बहुत प्रिविलेज बच्चे हैं और उनको इल्म नहीं है कि बाकी हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह कॉलेज और रुक्मणी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज़, इनके जो बच्चे थे, उन्होंने जो कबायली अवाम और इलाक़ों के तहफ़्फ़ुज़ और वहाँ को जो भी चल रहा है इस वक्त, बस्तर से लेके और जगदम्बिकापुर से लेके और उड़ीसा से लेके आसाम तक, अपनी 10 मिनट की पेशकश में पूरी तस्वीर जो है हमारे सामने आ जाती है। बहुत ही खूबसूरत पेशकश उन्होंने यहाँ पे दिखाई। इसके अलावा रैग पिकर्स की जो ज़िंदगी है,
और उनके जो मसाइल हैं, किस तरह से माइग्रेट करके मज़दूरी की तलाश में लोग दिल्ली में आते हैं और किस तरह से वो रैक पिकर्स बन जाते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत पेशकश थी जो कि अनुभूति, जो कि जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज है, इसकी बच्चियों ने जो है इसे पेश किया था। चांदनी कुमार यहाँ पे हैं शायद कहीं पे, जी चांदनी जी। चांदनी कुमार ने बहुत ही खूबसूरत इसमें रोल प्ले किया था। आप आगे आ जाइए प्लीज़, जी यहाँ पे आ जाइए आगे। और हमारे जजेस ने ये पाया कि ये उसकी बेहतरीन अदाकारा थी। आज हमारे साथ हैं, बैठिए प्लीज़, जी आप बैठिए, जी जी। इसके अलावा इप्टा की एंट्री थी जो कि सहारनपुर से आई थी, और रुद्र एक ग्रुप है PGDAV कॉलेज, मॉर्निंग कॉलेज का, उनका एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे ड्रामा पेश किया गया। तो इसमें 3 प्राइजेस थे जो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइजेस थे। उसके अलावा एक सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट था जो कि अनुभूति, जो कि जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज की टीम थी, उनको दिया गया। तो मैं अब दरख्वास्त करूँगा मोहतरम देश पांडे साहब से कि वो चांदनी कुमार को जी बेहतरीन अदाकारा का ये सर्टिफिकेट दें। जी आइए। तो ये एक बेहतरीन आगाज़ हम कह सकते हैं। जिस तरह की यहाँ पे बहुत कम वक्त था, बहुत ज़्यादा वक्त हम नहीं दे सकते थे, 10 मिनट की क़ैद थी, लेकिन 10 मिनट के अंदर बच्चों ने खुद ही अपने सेट बनाए, खुद ही अपनी प्रॉपर्टीज़ लाए और ख़ुद ही अपना कंटेंट लिखा और पेश किया। तो इससे एक उम्मीद बढ़ती है हमारे दिलों में कि ऐसा नहीं है कि थिएटर जो है वो पीछे जा रहा है या सिर्फ प्रोफेशनल्स के ज़रिए ही आ रहा है। जो नए बच्चे हैं और जिस तरह की वो पेशकश कर रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें ला रहे हैं, वो बहुत उम्मीद अफ़ज़ा है, उससे हम सब की हौसला अफ़ज़ाई होती है। और हम उम्मीद करेंगे कि इस साल भी, यानी कि 2020 में भी हम इस तरह का एक फ़ेस्टिवल फिर से आपके सामने पेश कर सकें, और आपसे हम उम्मीद करेंगे कि आप भी उसमें शिरकत करेंगे और बच्चों की हौसला अफजाई करेंगे। नवाज़िश, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर दानिश इकबाल साहब। हजरात, अब इजहार तशक्कुर का वक्त आ गया और मेरे लिए बड़ी परेशानी होती है कि मैं किस किस का नाम लूँ। मेरे पीछे अज़ीज़ कुरैशी साहब बैठे हुए हैं जो सबसे पीछे हमेशा इतना ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है स्ट्रीट फेस्टिवल्स से रिलेटेड और ड्रामा, आर्ट, थिएटर, कल्चर सब में, लेकिन हमने देखा है कि जब भी प्रोग्राम में आए हमेशा सबसे पीछे आके बैठते। इतनी इनकिसारी आप में। सर, मैं आपका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, और हमें बेइंतहा खुशी हो रही है कि वो टीम भी हमारे पास मौजूद है, कि गालिब की वापसी की टीम, अब्बास हैदर साहब, ज़ुमैर सनम साहब यहाँ मौजूद हैं, आपका भी शुक्रिया। हमें बेइंतहा खुशी हो रही है कि मोहतरमा सबादुर्रेज़ अहमद साहिबा, ट्रस्टी गालिब इंस्टीट्यूट, आप भी मौजूद हैं, ख्वाजा शाहिद साहब, काजिम साहब जो हम सब ड्रामा ग्रुप के मेंबर हैं, आसिफ नकवी साहब, जग्गी साहब जो हमारे मोहसिनीन में से हैं, जिन्होंने इस इदारे को पूरी इस्टेब्लिशमेंट जिन लोगों ने बड़ा रोल अदा किया उसमें से जग्गी साहब भी हैं, फ़ारूक अरगली साहब, खालिद अलवी साहब, एजाज साहब बैठे हैं, मज़हर महमूद साहब, शाहनवाज साहब, 63 साल की उम्र हो गई है इनकी, और इन्होंने NSD में जाकर के आज के इस प्रोग्राम का पोस्टर लगाया। उन्होंने खुद कहा कि मुझे दीजिए, मैं जाके पोस्टर लगाऊंगा। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। गालिब की वापसी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, सब हजरात जो बैठे हुए सभी हमारे लिए बहुत ही अहम लोग हैं। मैं किस किस का नाम लूँ, बस एक मिसरे पे अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा कि जो शख्स जिस जगह है वहीं आफताब है। बहुत बहुत शुक्रिया।